Good morning to all of you. I am Prince and we are studying in class 9 and this is Xavier, Uday and Divyanshu. तो आज हम लोग आप लोगों को रसायन के उस दुनिया में ले जाएंगे जहाँ पर कुछ ऐसे रसायन भी हैं जो कार्बनिक पदार्थ को कुछ ही पल में खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे खतरनाक रसायन और महत्वपूर्ण रसायन कौन है जो रसायनों का राजा भी कहा जाता है? अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें 90% वाटर तथा 10% ही सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जिसके कारण यह कम क्रियाशील और कम खतरनाक होती है। लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 98% सल्फ्यूरिक एसिड तथा 2% ही जल होती है, जिसके कारण यह अधिक क्रियाशील तथा अधिक खतरनाक होता है। अब इससे आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आप लोगों को दिव्यांशु बताएंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों को प्रिंस ने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया, मैं अब आप लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखने में पानी की तरह होता है, पर पानी की अपेक्षा इससे गाढ़ा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और इसमें पानी की अपेक्षा ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या एक अधिक होती है, जो इसे जीवाणु को मारने से लेकर रॉकेट उड़ाने तक की क्षमता प्रदान करता है। अब इससे आगे मैं प्रिंस को अब मेरा सहपाठी प्रिंस इस रिएक्शन को करके बताएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो बहुत ही खतरनाक है तथा H2O2। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है। तो जैसे ही हम H2O2 को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा हीट उत्पन्न करता है और यह और कुछ नहीं पिराना सॉल्यूशन है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। देखेंगे कि वो परिवर्तित कैसे इसको वायु में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसे वो इस प्रकार खत्म कर रहा है, उसके कण भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हम दूसरी चीज को लेकर देखेंगे, जैसे कि हम फूल, इसे भी हमने इसमें डाला तो यह पहले झपकते ही खत्म होते जा रहा है। तो यह इतना खतरनाक है कि अगर हमारा उंगली या शरीर का कोई भी अंग इससे टच में आ जाए तो वह भी खत्म हो सकता है। तो अगला रिएक्शन जो कि हमारा केमिकल वहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को उदय कुमार बताएंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्रिंस ने काना सॉल्यूशन के बारे में बताया, और नेक्स्ट सॉल्यूशन मेरा वोल्केनो सॉल्यूशन है। वोल्केनो सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि उसमें दो केमिकल का ये उपयोग होता है। तो पहला केमिकल है कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। क्रिस्टल टाइप का होता है। क्रिस्टल आप जाने हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल अगर कोई व्यक्ति सुपारी खाते तो उनकी जीभ सूखी हो जाती है, उसे क्रिस्टल कहते हैं और उसका रंग बैंगनी होता है। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट बनता कैसे है? पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा गर्म करने पर यह पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण होता है। अब ग्लिसरीन के बारे में हमारे भाई जेवियर बताना चाहेंगे। जैसे कि उदय ने बताया रिएक्शन करने के बारे में, इसी प्रकार उसके साथ रिएक्शन करने के लिए मैं ग्लिसरीन के बारे में बताना चाहूँगा। ग्लिसरीन जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्लिसरॉल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है C3OH H8O3। और यह जंतुओं और पौधों के वसा में पाया जाता है, जो तरल होता है, मीठा होता है तथा गंधहीन और होता है। और यह शरीर के त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह त्वचा में लगने पर इसे नमी से मुक्त करता है और नमी अच्छे से प्रदान करता है तथा बालों के लिए भी अच्छा है। और उदय इसके बारे में जैसा कि देख रहे हैं वो है
पोटासियम परमैंगनेट और उसमें हम लोग ग्लिसरीन मिलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार देख रहे हैं कि धीरे धीरे धुआं आना स्टार्ट हो गया है और इसमें से अभी आग भी उत्पन्न होगा। इसे ही हम लोग केमिकल वोल्केनो कहते हैं। अगर हम कहीं फंस जाए और हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन उपलब्ध हो तो हम वहाँ पे आग जला सकते हैं और जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग ला सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होगा कार्बन बनाना। तो कार्बन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड है उसका यूज होगा और उसमें चीनी डालेंगे तो देखेंगे क्या होता है। चीनी को रसायन भाषा में कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। चीनी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम हम इसमें H2SO4 निकालेंगे। और हम जब इसमें चीनी मिलाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। जैसे कि देख रहे हैं यह धीरे धीरे पीला रंग में और उसके बाद काला रंग में परिवर्तित होते जा रहा है। यही हमारा शुद्ध कार्बन है जिसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। और इसके बनाने के क्रम में यह वायु में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही खतरनाक गैस है जिससे हमारे फेफड़ों को भी नुकसान हो सकता है। काहे निकाला था फेफड़ा में नुकसान तो आप लोगों के पास कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलो उधर आगे बढ़ा दो। टाइम हो गया बहुत। From class 9K. Please, Adri Kumari, Mani Bhavi, and Lakshmi Kumari. Today, we are going to conduct a reaction between sulfuric acid and potassium carbonate. To do this experiment, we are using potassium carbonate, sulfuric acid, a spatula, a of potassium carbonate, a piece of kagas to fire. So let's start the experiment. अभी हम क्या है लहसुन को मैरिनेट इसके बाद हम लोग इसलिए पोटेशियम
पदार्थ का अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमें लाभ और हानि होता है। उसी प्रकार हम AMNO4 NH2SO4 को अभिक्रिया लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमें पानी छोटे आगे बड़े पीछे, उसे मिटाने में मदद करता है। और इसका पंक्ति बनाते हुए इधर से आइए, पहले पंक्ति बना लीजिए। ग्रीन हाउस अभी बैठेंगे, ग्रीन हाउस अभी रुक जाओ। पानी हाउस अभी खड़े नहीं होंगे। मिस धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अंकुश कुमार एंड दिस इज सत्येंद्र एंड मनीष। तो आज हम डीएनए का मॉडल बनाए हैं। आज हम सेल के बारे में बात करने आते हैं। धीरे धीरे आगे आप बढ़िए। जानते हैं हमारे शरीर में जो मौजूद है हम पहले देख नहीं पाते हैं। सेल इस प्रकार के बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। कुछ उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होता है। सेल का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1645 में किया। लाइन में जाओ, लाइन में और जाओ। हम कुछ साथ के बारे में अंग के बारे में बात करेंगे। दो लाइन पहला दो लाइन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें दो लाइन ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जिससे हम खेल कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन से एटीपी बनता है तो उससे एक ग्लूकोज तथा इससे 4.8 किलोकैलोरी का प्रोटीन का निर्माण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब हमारे येलो हाउस के ठीक पीछे ग्रीन हाउस आता है तो उसके अंदर दो लाइन में आएंगे। उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे हमारे कोशिका पर छिड़काव करने से उसका पाचन हो जाती है कोशिका की। सेंट्रोसोम का उपयोग होता है सेल डिवीजन करना तथा माइटोट्यूबुल्स का काम होता है उसके सेल डिवीजन में कार्य करना। अब मैं बताना चाहूँगा क्रोमोसोम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये डिवीजन के अंदर होता है यहाँ पे, और ये जब नॉर्मल होता है तो ये स्ट्रक्चर में होता है जिसे तो क्रोमेटिन कहते हैं। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है एक फिक्स सेल होता है जो एक सेल का होता है, जिसे तो क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम दो चीज़ मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन एक डीएनए। डीएनए में हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है जो डीएनए होते रहते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो डीएनए को कवर करके रखता है। क्रोमोसोम के बिना हम नहीं होते, मतलब हमारे अंदर ऐसा गुण ऐसे दिखेंगे सब क्रोमोसोम के कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग के माता पिता के गुण करते हैं। और क्रोमोसोम की क्लास टीचर बेबी लड़कों अपने अपने क्लास में चले जाएंगे ह्यूमन में टोटल बच्चों के साथ। क्रोमोसोम होते हैं, इसका 22 क्लास टीचर अपने अपने बच्चों के साथ जाएंगे। के बारे में वो बताएंगे। ब्लू हाउस बैठो अभी, ब्लू हाउस कोई हिलेगा नहीं। राजकुमार ग्रीन हाउस आगे बढ़ो, दो लाइन आगे बढ़ो। के अंदर हमारे पैर से गुण होते हैं जो धीरे धीरे चलती आती है। ये एक सीढ़ी आकार का होता है। अगर हम सीढ़ी को मोड़ दें तो एक ऐसा बनता है। सीढ़ी आप नॉर्मल देखते हैं कि वो सीधा होता है, बट सीढ़ी को जब हम लोग मोड़ते हैं तो वो एक आगे बढ़ते हैं, जिसे डीएनए बोलते हैं। ये 4 बेस मिलकर बना होता है ATCG, और वही उसका बेस डिसाइड करेंगे कि कौन सा गुण होता है। और जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, और न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बोलते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए का 3 पार्ट होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए कहीं भी अगर बॉडी में एमिनो एसिड दिख जाता है उसको, तो वो मैसेज भेजता है कि यहाँ पे एक एमिनो एसिड है। फिर जो ट्रांसफर वाला को भेजेगा, जो ट्रांसफर वाला है
वो मैंने उसी को लेके वो रेनोवेट यूनिवर्सिटी को दी आगे बढ़ते हो बिल्डिंग बनाना जो इंजीनियर होता है इसमें दो पेड़ होता है घर आने में सिर्फ पेड़ होता है लेकिन सेंटर प्लेन खेलने का स्ट्रक्चर होता है जो कि इसी वर्टिकल है सबको होल्ड करके रखता है खाली भी ले ले उसमें कुछ भी ना मारे तो सारे पार्ट को से टकरा जाएंगे जो सेंटर प्लेन होता है वो डेली जैसा होता है और तब एक सारे ऑर्गेनिज्म को एक फिक्स जगह में रखता है ताकि वो एक क्या कर रहे हैं तुम लोग अंदर में बाहर निकलो और सर आपसे कुछ क्वेश्चन पावर माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल का पावर होगा पावर सर्टिफिकेट बनाता है वो और आगे बढ़ते जाओ 25 पेयर होते हैं 23 पेयर होते हैं डिसाइड करेगा कि लड़का इसको क्या बोलते हैं ये जो प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं सब सेल के ऑर्गेनल इसका फुल फॉर्म क्या है ये डीएनए है ऑप्टिक आगे बढ़ते जाओ शायद आपको नहीं पता इसके अंदर हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है यानी मतलब न्यूक्लिक एसिड रेड हाउस आगे बढ़ो रेड हाउस जब सूर्य की गर्मी नदियों तालाबों तथा झीलों में आके लगता है जब जल गर्म होकर वाष्प में बदल के ऊपर आता है यह धीरे धीरे ठंडा होकर बादलों में बदल जाता है यह झीलों में एकत्रित होता है यह प्रक्रिया चक्र है इसे जल चक्र कहते हैं The water cycle is also known as hydrological cycle. It's the continuous movement of water on the earth. It involves processes like erection, conduction, reaction, and conversion. Thank you. एक बार इसके प्रोसेस का नाम बताइएगा क्या क्या प्रोसेस आपने बताया चलो आप नहीं बताना और तो इसमें क्या होता है जैसे सनलाइट Welcome. This model shows how water pollution happens. Water pollution is a major issue affecting our planet. Water pollution is we are making pollution working water. This is dirty water. This is water purification. This is factory and this is factory. यह वाटर पोल्यूशन है यह फैक्ट्रियों के गंदे जल से बनता है यह कचरे तथा रसायनों के कारण होता है हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है This is big store, small store, sand, cotton and purified water. सैंड पर देन आफ्टर कॉटन ठीक है उसके बाद पानी यूज करने लायक हो जाता है कोई बात नहीं ठीक है हो जाता है अच्छा एक बात बताना पॉल्यूशन जो होता है पानी का वो नेचुरल वे में सिर्फ फैक्ट्री से होता है सॉरी नेचुरल नहीं होता है फैक्ट्री मतलब वो तो आर्टिफिशियल है मैनमेड है तो सिर्फ फैक्ट्री से होता है या घर से भी होता है पॉल्यूशन
नदी में ही जाता है, तो कोई लोग नदी में ही फेंक देते हैं। इससे बचाव करने के लिए डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए। डस्टबिन में, ठीक है। और कोई नेचुरल वे है पानी का प्यूरिफिकेशन का? वाटर प्यूरिफिकेशन का कोई नेचुरल प्राकृतिक सोर्स? कोई भी बोल सकते हैं। कोई भी? हमें कचरा नदी में नहीं फेंकना चाहिए। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। वायु प्रदूषण आपके समय में एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण गंदा हो जाता है। जो घर के अंदर में साउंड होता है, जैसे कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि, और इंडोर आउटडोर में जैसे ट्रैफिक, मार्केट, उपाय हम इसे रोक सकते हैं। भूमि प्रदूषण का अर्थ है कि हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थों Good morning all of you. I am Godangi Sri from Standard 4B. Today I will tell you how day and night form. The day and night occur due to rotation of the earth on its axis. The face of earth the part of earth that face sun has daytime, and the part of earth that not face sun has night time. Earth take 24 hours to complete one rotation. Therefore, duration of one day is 24 hours. Earth rotates west to east. इसको जरा हिंदी में Good morning, respected chief guest. My name is Abhishek Kumar. I read in class 4B. मैं आप सबके सामने दिन और रात होने का कारण बताना चाहता हूँ। दिन और रात होने के कारण पृथ्वी अपने घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का वो भाग जहाँ सूर्य को प्रकाश करता है वहाँ दिन होता है, तथा पृथ्वी का वो भाग जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम पूरब से चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक घंटे में गति 1600 मीटर में चलती है। हम जानते हैं हमारे देश में जब दिन होता है तब अलग देशों में रात होती है, जैसे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना आदि में होती है। क्या होती है? रात होती है जब हमारे भारत में दिन होती है। ये आप ही लोगों को संबंधित है। यस सर। और कुछ रेगुलेशन ले रहे हैं आप लोग? डे नाइट होता है तो ये सब होता है। और सीजन चेंज होते हैं। एक वर्ड रोटेशन होता है, दूसरा वर्ड हिंदी में बोलो होता है। आप हिंदी में क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों ने वाटर प्यूरिफिकेशन का एक छोटा सा नमूना बनाया है।
वाटर प्यूरिफिकेशन हमारे जल में से हर उस चीज़ को हटा देती है जो उसमें नहीं होने चाहिए, जिससे पानी पीने के लिए पूरी तरह से स्वच्छ और स्वादिष्ट बन जाता है। ये विभिन्न फिल्टरों से होकर गुजरता है। हम इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर, कोयला और रेत डालकर इसे छान कर प्यूरिफाई कर सकते हैं। Water purification is the process of cleaning water. It's remove dust and germs from water. Purify the water to safe and drink. We can purify the water using stone, coal, sand and cotton. When the water passing through these materials, it is purified. Clean water is healthy and strong. It is essential. Water purification is the process on the moving dirt, smokes and harmful chemicals from the water. When water is For drinking and cooking. There are various methods of water purification like boiling water, filtering, using chemical, etc. Clean water is healthy to the people. When it is contaminated, it leads to the illness. Thank you. पूछना चाहेंगे आप? या आप सबने मिलकर बनाए इसको? ये First of all, good morning to everyone. My name is Tanishq. I study in class 5th B. हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है बायोगैस प्लांट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्लरी है जिसे हिंदी में कर्दम कहा जाता है। इसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है। फिर वो डाइजेस्टर टैंक में जाता है। फिर उसका जो बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ वहाँ मैनर खाद के रूप में खेत में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये गैस होल्डर यहाँ पर आता है जिससे हम लोग ये फूड कुक कर सकते हैं और यहाँ पर लाइट जला सकते हैं। मेरा नाम विशाल बड़ा है। मैं कक्षा 5th B का छात्र हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बायोगैस का एक मॉडल बनाया है छोटा सा। हम दिख रहा है आपको। उससे हम केवल यहाँ पर लाइट और स्विच नहीं जला सकते हैं, बल्कि हम इसका अच्छी तरह से खाद बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इस खाद में एक नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ये पौधे के लिए बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग यहाँ पे बायोगैस का छोटा सा मॉडल बनाया है, जिससे कि बायोगैस हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हम लोग प्लांट अच्छे से इससे उग सकता है। इससे मतलब खाद उपजाऊ हो जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से प्लांट्स उगा सकते हैं और इससे गैस उपलब्ध हो सकता है और बिजली भी होता है, जिससे हम लोग लाइट जला सकते हैं। थैंक यू। हम बायोगैस का यूज करके ये बल्ब जला रहे हैं। कोई मोटर लगा है क्या? कुछ मोटर गैस होल्डर में। हाँ, फिर ये यहाँ पर जाता है पीछे, वहाँ पे स्विच है। ये बल्ब से बना है।
मटेरियल्स बतलाओ, मटेरियल। वो बना है स्लरी से, और उसमें क्या डाला? उसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है। अच्छा, कौन सा गैस बन रहा है? बायोगैस बन रहा है। इसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है, जिससे इसमें आता है और फिर इससे बायोगैस उत्पन्न होकर यहाँ पे आता है, जिससे कि इसका बचा अपशिष्ट यहाँ पे आ जाता है और फिर बायोगैस गैस में चल जाता है। और इसका खाद हम लोग प्लांट उगाने के लिए भी कर सकते हैं। Good morning, respected chief guest. My name is Sakib Ansari. I am studying in class 6A. तो हम लोग ने यहाँ फेफड़े का एक मॉडल तैयार किया है। इसका कार्य यह है कि कार्बन ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब आप नाक से श्वास लेते हैं तो यह ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में चल जाती है। ट्रैकिया फेफड़े के पास 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई अनेक शिराओं में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकायोलिस कहते हैं। ब्रोंकायोलिस के सिरे पर गुब्बारे के जैसा फूल जाते हैं, जिसे एल्वेओली कहते हैं, जैसे कि मैं लिखा था। श्वसन तंत्र शरीर का वो महत्वपूर्ण तंत्र है जो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का कार्य करता है, जिसमें नाक, मुंह, गला, ब्रोंकाई और फेफड़े शामिल होते हैं। ये प्रणाली शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। धन्यवाद। श्वसन तंत्र अनेक चीजों से निर्मित होता है, जैसे कोशिकाओं से, मांसपेशियों और श्वसन मार्ग से निर्मित होता है। ये मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन तंत्र अनेक प्रकार की चीजों से खराब होता है, जैसे धूम्रपान, वायु प्रदूषण, अस्थावस्था, संक्रामक रोग इत्यादि। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फेफड़े में कितने लोब होते हैं। राइट फेफड़े में 3 लोब होते हैं, एक ऊपरी लोब, मध्य लोब और निचला लोब। और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं, एक ऊपरी और एक निचली। हमारे फेफड़े का वजन टोटल 650 ग्राम है। और हमें धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करता है तो वह उसका धूम्रपान का धुआं हमारे सांस नली में जाकर जलन पैदा करता है, जिससे कई सारी बीमारियां होती है। और सबसे खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार के भोजन करने चाहिए, जैसे पम्पकिन, बीटरूट, ब्लूबेरी एंड ग्रीन टी। ये सब खाने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू। और हमें व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहता है। जैसे हमें सुबह मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिससे हमारा फेफड़ा स्वस्थ होता है। और अलग अलग जीव अलग अलग श्वास अंग से श्वास लेते हैं, जैसे स्तनधारी लोग फेफड़े से, कीट ट्रैकिया से, और जलीय जीव गलफड़े से, और मेढक जब जमीन में रहते हैं तो वे फेफड़े से सांस लेते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं तो वे त्वचा से सांस लेते हैं। हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं तथा 78% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं एवं 17% छोड़ते हैं। केवल 4% ही हमारे शरीर में रहता है एवं अन्य गैस रहते हैं हमारे शरीर में। धन्यवाद। डॉक्टर पोलोमोनोलॉजिस्ट, यदि हमारे फेफड़े में दर्द हो तो हमें चेस्ट फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। धन्यवाद। और अगर आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका फेफड़ा खराब है, जैसे कि खांसते समय खून निकलना और गले में बलगम होना और
फेफड़े में बीच बीच में दर्द होना इत्यादि। ये सभी से आप समझ सकते हैं कि आपका फेफड़ा खराब है। थैंक यू। यस सर। कौन सा मटेरियल ये जो अभी 12 कर रहे थे इसमें क्या है अंदर में इनसाइड इसमें क्या है? अच्छा बहुत बढ़िया। आपको ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लंग्स होते तो कहाँ जाता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। एक My name is Avanti. The brain is the most important part of our body. The brain is the most important part of our body. It helps us to thinking, walking, drawing, dancing, in everything. मस्तिष्क के 3 संरचना होते हैं, गोलार्ध, वसा और पानी उत्तक गोलार्ध। मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, दाया एवं बाया। दाया बाएं वाले हिस्से को नियंत्रण करता है तथा बाया दाया वाले हिस्से को नियंत्रण करता है। हिस्सा वसा से बना होता है जो इसे शरीर के वसायुक्त अंगों में से एक बनाता है, उत्तक। जैसे मानते हैं कि अगर पैर में आपको ठेस लग जाए तो आपके ब्रेन तक ये सिग्नल कैसे जाता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आप लोग सब मिल ब्रेन बॉडी से कनेक्टेड है ना, तो कैसे कनेक्टेड है? ब्रेन को आप क्या बोलोगे जो से कनेक्ट हो रहा है? ब्रेन के ठीक नीचे एक आपने देखा होगा बहुत सारा पाइप्स टाइप का स्ट्रक्चर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। First of all, good morning all of you who present here. Our project is based on renewable energy. In this project, we want to tell that we can create energy from natural resources. Some natural resources like coal, water, petrol and oil are limited and may be finished one day. But renewable resources like hydropower, solar power and wind power are unlimited and never be finished. Hydropower using a dam, wind power using a windmill and solar power using a solar panel. All this energy used to power street lights, factory, buildings, homes and irrigation system. Hydropower dam. The dam stores water at the height. When water is released, it flows with force and spins a turbine. The turbine rotates the generator which produces electricity. Windmill works when wind blows and rotates the blade. The rotating blades turn generator inside which produces electricity. Solar powers absorb sunlight. Solar powers convert sunlight into electrical energy. बहुत सी विशेषताएं हैं। ये आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम अभी से ऐसा करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए ये लाभदायक परिणाम के रूप में होगा। यह लगभग 100 से ज़्यादा देशों में जैसे भूटान, चीन, अमेरिका, ये सभी अब सोलर ऊर्जा पर निर्मित हो गए हैं। भारत में कई राज्य जैसे राजस्थान सोलर पावर से एनर्जी क्रिएट करता है। हिमाचल प्रदेश विंड मिल से एनर्जी क्रिएट करता है। तो इन सभी का उपयोग सभी राज्यों में हो रहा है। हमें बिहार में भी ये सब को लाना है और आगे के जनरेशन के लिए बचाना है।
बीच में होता है, जब पानी आता है तो टरबाइन घूमता है तब। कहाँ से पानी का एंट्रेंस कहाँ बना है? इस चीज़ को सिर्फ समझाइए इस मॉडल में। जैसे कि सर पानी ऊपर से फ्लो किया तो टरबाइन घूमेगा, उसके बाद फिर इसके अंदर का जनरेटर घूमेगा। वो हमको पता है, वो मालूम है। ये बताइए ना, जैसे ये जो मॉडल है ना, इसमें पानी का एंट्रेंस किस तरफ से है? ये बताइए, अगर करते हैं तो नदियों में बांध बनाकर सर। अगर यहाँ नदी होता, जस्ट इमेजिन यहाँ नदी है, कहाँ पर होता, किस एरिया में? पीछे से होता है सर। थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट बस वही था कि ऊपर में लगा हुआ है। आप फैन बनाए हो ना, वो नीचे की तरफ। हाँ सर। पानी के फ्लो, पानी बहुत तेज, जितना ज़्यादा पानी गिरेगा टरबाइन, देखो पहले तो वो फैन टरबाइन में इस तरीके से ब्लेड होता है ना, आप पिक्चर में देखो वो मिला नहीं होगा इसलिए आपने लगाया है ना। जब नीचे की तरफ गिरता है तो उस ब्लेड पे पानी गिरता है और पानी के वजन से वो रोटेट होता है। जितना ऊंचाई से नीचे गिरेगा उतना फोर्स पे गिरेगा, अगर एकदम कॉर्नर पे रहेगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक है ना, इसलिए तो वहाँ रहेगा। Thank you. Yes, voice. My name is Rajkumar. We made iron brick. Specialized roughly spherical sensory organ that converts light into electrical parts in the eye. नेत्र का अगला कुछ होगा, नेत्र का आगे कुछ सफेद मोटा अपारदर्शी पदार्थ है जिसे हम से एकत्रित करते हैं। भाग जो पारदर्शी है उसे हम Hence, the flexible, transparent. हमारे आँख और दिमाग कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने दर्शाया है कि हमारे आँखों में किस किस प्रकार के परत होते हैं। बढ़िया से बोलो। इस आँख में एक अवतल लेंस होता है जिसमें प्रतिबिंब गंभीर प्रकाश कर देते हैं। उसका लेंस गड़बड़ है। जो है शक्ति है, यानी इसके साइज में इंक्रीमेंट और कम होता है ऐसा कुछ आपको में कोई भी बताइए। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ हमारा आँख उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो जब हम अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ताकि लाइट ज़्यादा इंटर करे और हमें क्लियर। Good morning, respected chief guests and all are presenting here. We all are present our model of energy efficient smart city. In a normal city, street light stay on at night full brightness. In a smart city, the light have sensor. If the road is empty, they dim down. When the sense a car or a person is coming, they brighten up. This saves a large number of electricity. Smart energy uses solar panels, wind turbines and other renewable energy to power hospitals, schools and buildings and streets. इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने
किया है। इसमें हम लोगों ने सोलर पैनल्स और स्ट्रेट लाइन का भी प्रयोग किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आप सबों को सोलर एनर्जी के बारे में बताऊँ। सोलर एनर्जी is radiance, light and heat, hence from the sun using various technologies and periods which as a clean element and process with solar energy. It is increasingly used to reduce large energy and lower energy score. ऐसे यहाँ इस पे खड़ा होने पे गाड़ी चार्ज हो रहा है। आजकल सोलर का उपयोग राजस्थान में अधिकतर होता है और विंड टर्बाइन का उपयोग मध्य प्रदेश में, और ये रास्ते पर चलने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न जापान में अधिक अपनाई जा चुकी है। भारत में सबसे पहले इसका उपयोग 25 जून 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लगभग 100 देशों को ऊर्जा कुशल बनाया जाए। ये तो प्रोजेक्ट का नाम है ना। अच्छा ये बताइएगा, ये जो विंड एनर्जी है इसको किस चीज में कन्वर्ट किया जाएगा? इसका स्टेप्स बताइएगा, पहले वो क्या कन्वर्ट हुआ फिर उसके बाद क्या हो रहा है? रोटेशन से क्या हुआ? आने का वो प्रयास क्या था? आपका जो फॉस्फेट फ्यूल है वो कम होता जा रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? कोई पर्यावरण दूषित नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेगा है ना। यह सर और स्मार्ट सिटी का मॉडल है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है, और इसमें प्रत्येक घर के ऊपर सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है। तो यह सुनिश्चित करता है कि अपनी बिजली पैदा करें और ऊर्जा का सौर ऊर्जा का सही उपयोग करें। इस स्मार्ट सिटी के ठीक बगल में एक औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया गया है जो वेस्ट एनर्जी वहाँ पे कचरा को जला करके एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। कचरा को जला करके एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। इस तरह के विकास के लिए अपना विकसित किया गया है। नगर पालिका में फोन चल रहा है और वो नगर पालिका को संस्था द्वारा मतलब कि उसको पता चलेगा कि डस्टबिन हो गया है और वो अपनी मेन पॉइंट में आकर के कचरा को ले जाते हैं और उद्योग क्षेत्र में लेके जाते हैं और वहाँ पर उद्योग में उसका मतलब कि रिसाइकलिंग होता है और रिसाइकलिंग होने के बाद उसको फिर से मतलब रिसाइकलिंग और इस प्रकार की औद्योगिक बनाया जाता है जहाँ पर इसको संदर्भ में आया जाएगा। यहाँ पे और जब इस कचरा को जलाया जाता है उससे हिस्सा उत्पन्न होती है।
जब ये कचरा जलती है तो इससे ऊष्मा पैदा होती है, भीषण आग जब उत्पन्न होती है ऊष्मा पैदा होती है और ये सोलर पैनल इस ऊष्मा को सोख लेता है और इसे विद्युत की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जब विद्युत की ऊर्जा में बदल जाता है और जब यह मतलब कि इस विद्युत की ऊर्जा में बदल दिया जाता है और इसको स्मार्ट सिटी में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि सप्लाई किया जाता है। और स्मार्ट सिटी में सप्लाई करने के बाद जो यहाँ के लोग होते हैं उसको इस बिजली का उपयोग करते हैं और यहाँ पर जो मतलब कि इसको जलने से मतलब कि कोई कचरा जला तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और अनेक जहरीली गैस उत्पन्न होती है क्योंकि इस पाइप द्वारा आता है उधर से और वायुप्रदूषित होकर इधर से निकलता है, जिससे मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि वातावरण में गंदी वायु नहीं जाती है और शुद्ध वायु निकलती है। और यह रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया हमारे पास जो पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ को जो जलने योग्य होता है उसी को बस यहाँ पे जलाया जाता है और जो जलने योग्य नहीं होता उसे मतलब कि जैसे गीला कचरा जलने योग्य नहीं होता, इसे मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति बढ़ाने में उपयोग किया जाता है, जिससे फसल अच्छी गुणवत्ता से उत्पादन होती है और अनाज की स्थिति को बनने में से गुणवत्ता शक्ति काफी बढ़ती है। और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कार का उपयोग किया जाता है ताकि यहाँ पे मतलब कि प्रदूषण होना उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बहुत सारी चल रही है गाड़ी जो पेट्रोल डीजल से चलती है वो उससे मतलब कि वो पेट्रोल डीजल जो ईंधन होता है उससे अनेक जहरीली गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैस उत्पन्न होती है। तो जब ये उत्पन्न होती है तो वायुमंडल में जाता है तो इसे प्रदूषित कर देती है और जब वो जो पेट्रोल वाली गैस होती है, पेट्रोल वाला जो गैस होती है तो और पेट्रोल वाला जो गाड़ी होती है ना उसमें आवाज़ भी करता हो जाती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होने से मनुष्य को यदि उसके प्रभाव में आदमी रहता है तो सत्ता भी आ सकती है। और जब चलती है तो इतने ऑक्सीजन नष्ट करती है जितना 1135 धरती के लिए ऑक्सीजन चाहिए और यह इससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है और मानव के लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिससे पेड़ पौधे लगातार कट रही है और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन घट रही है। ये बताइए, ये यहाँ पर जो सोलर पैनल लगा है इसका क्या यूज है? ये सोलर पैनल, हाँ, इसका क्या यूज है? जब इसको आग जलाया जाता है तो ये उसमें सूख लेता है और उसमें को जब ये सूख लेता है तो इसे मतलब कि जो विद्युत में बदल देता है, इससे ये पूरा आप लोगों ने बनाया है सारे बॉयज? वेरी गुड। और इसका प्रयोग सबसे पहले मतलब कि ये जो पावर प्लांट बनाया गया था ये दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था न्यूयॉर्क में और 1874 ईस्वी में। और मतलब कि जो इससे जो कचरा से जो बिजली पैदा होता है उसका प्रयोग किया था सबसे पहले अमेरिका में किया गया था 1885 ईस्वी में। और अभी भारत में भी इसका काफ़ी उपयोग कर रहा है, जैसे दिल्ली में, गाजीपुर में और पोरबंदर में अनेक जगह उपयोग हो रही है। और ये स्मार्ट सिटी भी अभी मतलब कि बहुत अधिक मतलब सोलर पैनल का उपयोग कर रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में दुनिया में जितने भी मतलब कुछ ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हैं, जैसे सिंगापुर, स्वीडन और डेनमार्क। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आपने जो बनाया है इसका भी मार्किंग होता है, आपको पता है? मार्किंग होता है ना इसका पॉइंट्स। हाँ, एक बात होती है ये सारे आपने घर बनाए हैं लेकिन इसका मेरी बिक्री का आपने हर चीज़ जब चाहे तो वो चीज़ थोड़ा सा सही है, बाकी तो बहुत अच्छा है। और यदि हम इस प्रकार से यदि घर बनाएंगे और इस प्रकार की सिटी बनाएंगे तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि और उसे इससे इम्पैक्ट भी यह है कि उसको शुद्ध वायु मिलेगा, ठीक, और ऊर्जा से भरपूर शहर मिलेगा और उसे किसी प्रकार का दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इसका फायदा भी है हेलो, आप सभी
को हमारे तरफ से नमस्ते एवं सुप्रभात। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं किस तरह हमारी आँखें और दिमाग मिलकर कार्य करती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपनी आँखों से देखते हैं, पर सच बात तो ये है कि हम अपने दिमाग से देखते हैं। आँखें तो बस कैमरे की तरह डाटा इकट्ठा करती है। अब हम आपको आँख के कुछ प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कॉर्निया या आँख का बाहरी भाग है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को अपनी आँख के अंदर लाते हैं। दूसरा है आइरिस या लेंस या हमारे आँख का रंगीन भाग है जो प्रकाश को आँख के सीधे करता है। तीसरा है हमारा लेंस या आँख के ऊपर होता है जो रेटिना पर आँख के प्रकाश को केंद्रित करता है। ये रेटिना है जिससे हमारे आँख किसी वस्तु की छवि छोटी और उल्टी बनती है। यह हमारा दृष्टि तंत्रिका तंत्र है जो